नमस्कार, मी योगेश सोनी स्मृतिगंधच्या सगळ्या प्रेक्षकांचं खूप खूप स्वागत करतो। आपल्या ठरल्याप्रमाणे आम्ही टॉपिक बाईंग बरोबर बरोबर 4:30 वाजता फेसबुक लाईव्ह साठी आलेलो आहोत। एका खूप चांगल्या दिवसाचं औचित्य साधून आम्ही तुमच्याबरोबर आज गप्पा मारणार आहोत। उद्या टॉपिक बाईंगच्या वडिलांची म्हणजे अब्बाजींची 99वी बर्थ अॅनिव्हर्सरी आहे। सो त्याच्यासाठी आपण इथे गप्पा मारायला जमलेलो आहोत टॉपिक बाईंग बरोबर। टॉपिक भाई जी, आम्हाला सगळ्यांना स्मृतिगंधाच्या सगळ्या प्रेक्षकांना तुमच्याबद्दल आणि अब्बाजींबद्दल खूप जाणून घ्यायची इच्छा आहे। तुमचं रिलेशन कसं होतं, एखादा गमतीशीर किस्सा किंवा बाबा वडील म्हणून ते कसे होते हे आम्हाला ऐकायचं। आधी तर माझा सप्रेम नमस्कार आणि प्रणाम सर्वांना। आणि दुसरा की स्मृतिगंधावर मला हे संधी आज मिळाली आहे की मी तुमच्या बरोबर बसून गप्पा करू शकतो। फॉर दॅट थँक्यू व्हेरी मच। आणि अब्बाजी म्हणजे आमच्या सगळ्यांचे अब्बाजी, ते सर्वांसाठी अब्बाजीच होते। त्यांना कोणी कधी असा उस्ताद अल्ला रखा किंवा उस्तादजी कधीच नाही म्हणायचं, कोणीच आलं की अब्बाजी अब्बाजी। आणि ते आमच्यासाठी म्हणजे आम्ही जे मुलं आहात त्यांच्यासाठी पण अब्बाजी होते आणि जे शागिर्द होते त्यांचे स्टुडंट त्यांच्यासाठी पण ते अब्बाजीच होते। म्हणजे उनके लिए ऐसा था कि उनके बेटे उनके शिष्य है और उनके शिष्य उनके बेटे। तो कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया शिष्यों में और बेटों में। और उसी कारण है कि आज इतना अच्छा योगेश समसी मेरे गुरु भाई आदित्य कल्याणपुर, अनुराधा पाल मेरी और एक गुरु भाई निशिकांत बलुदेकर, श्याम काणे, ये बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा बजा रहे हैं। और अब्बाजी वडील म्हणून ते म्हणजे नम्र होते। ओके, म्हणजे कधी रागीट नव्हते? नहीं, ते नेहमी म्हणायचे की मेरे बच्चों को जो चाहिए उनको मिलना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनको जो चाहिए वो मैं कोशिश करके उनको दूं। और हमें हमेशा उन्होंने खुश रखा, जो चाहिए हमें दिया। तो एज ए फादर बहुत नम्र, प्यार देना, कभी डांटना नहीं। और एज ए गुरु बहुत स्ट्रिक्ट। अच्छा, म्हणजे एकदम ऑपोजिट, खूपच स्ट्रिक्ट होते ते। म्हणजे असं की म्हणजे रियाज कंपल्सरी होता। म्हणजे मेरा बहुत सारा टाइम रियाज का अच्छा जो था, फ्रॉम द एज ऑफ 12 टू ऑलमोस्ट द एज ऑफ 21, वो उनका एक था कि हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट 5 से 6 घंटा रियाज होना चाहिए। ओहो, ये जरूरी था हम लोगों के लिए। स्कूल से आने के बाद, स्कूल जाने से पहले, रात को सोने से पहले। और रियाज मतलब सिर्फ बजाने का नहीं, सोचने का, गीतकारी का। और जब वो नहीं रहते थे तो उनके स्टूडेंट्स जो थे, उनके हम जो सीनियर स्टूडेंट थे हमारे, विनायक राव अंगले जी, खारकर भाई हमारे एक थे, वो या तो नसीर भाई एक थे उनके जो हारमोनियम बजाते थे, वो आके हमको रियाज का कराते थे, चलो रियाज के लिए बैठो। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट हमारे पे रूल था। अच्छा, और कैसा होता था योगेश, मैं आपको बताऊं कि हमारे टाइम में ना, आज कैसे होता है कि स्टूडेंट कुछ बताओ तो फट से मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया, लिख लिया। हमारे टाइम में हमारे अब्बाजी ऐसे थे ना की त्यांना आवडायचंच नाही। म्हणजे आम्ही कधी पुस्तक घेतलं हातात लिहायला ना तर खूप रागायचे ते आणि हातोडी असं फेकून मारायचे, फाड़ करून असं, आणि ती इथेच येऊन लागायची, ये नर्व पे आके लगती। तो उनका ये भी इतना अच्छा था। और कैसा होता था, बोलते थे कि क्या करोगे, स्टेज पे क्या बुक लेके बैठोगे, सब इधर रखो। वाह वाह। उसके लिए क्या हो गया ना कि हम लोगों का जो वो अंदर जो चिप है ना, थोड़ा उसका रिटेंशन पावर बहुत बढ़ गया। म्हणजे असं झालंय का की तुम्ही अभ्यासाला बसलाय, कुठल्या तरी सब्जेक्टचा अभ्यास करताय आणि अब्बाजीने तुम्हाला सांगितलं की पढ़ाई लिखाई सब बंद करो, अभी कुछ बजा के दिखाओ? नहीं, ते अब्बाजींचं होता खूप आधी, म्हणजे की अरे पढ़ के क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरी अम्मा का, मेरी अम्मा जी का, जिन्होंने बोला कि नहीं, तबला बजाए कुछ भी बजाए, इनको पढ़ना जरूरी है। और उन्होंने शी यूज्ड टू मेक श्योर हम सुबह उठे, तैयार हो, स्कूल जाएंगे, डब्बा स्कूल में लाके देना। तो वो मैं हमारी अम्मा को बहुत ये देता हूँ, पूरा ही जो उसका योगदान जो है वो मेरी अम्मा का है, कि जिसकी वजह से आज मैं BA कर पाया हूँ। अब्बाजी का था कि नहीं तो संगीत करेगा वो, मतलब सांगू ते ना, जैसे कि लोग कहते हैं ना, वो संत आदमी थे, संत। वो अपने गीतकारी में रहते थे, क्रिकेट देखते थे, क्रिकेट सामने चलता था। ओहो, हाँ, क्या बात है, क्या बात। ये अब्बाजी का था।
तो वो संत आदमी थे, उनका ये था कि पढ़ाई करके क्या करोगे तुम ये, लेकिन वो जानते थे कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस भी है। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते थे मतलब, और बाद में तो उनको समझ में आने लगा कि नहीं एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब वो बाद में और लोगों को सिखाने लगे तो उनको समझ में आया कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो फिर लेकिन पहले होता था उनका पहले ऐसे। क्या बात। तौफिक भाई, इव्हन अब्बाजींची एक वेगळी ओळख म्हणजे त्यांनी अनेक बॉलिवूड फिल्म्सना AR कुरेशी या नावाने सुद्धा म्युझिक, AR कुरेशी नावाने त्यांनी 50 नाहीतर 45-50 फिल्म्स मध्ये त्यांनी म्युझिक दिलंय। सबक, मदारी, बेवफा अशी खूपशी हिट फिल्म्स होती आणि हिट गाणी होती त्या काळाची। आणि पण त्यांना काय झालं माहितीये की त्यांना डोक्यात काय आला, आणि ते खरंच होतं ऍक्च्युअली, त्यांनी जर ते नाही सोडलं असतं तर हे ते उस्ताद अल्लाह रखा नहीं झाले असते। क्या था कि फिल्म का टाइम, फिल्म का एक अलग ही माहौल होता है, वो कंपोज करो और फिर वो डायरेक्टर आया, फिर वो नहीं अच्छा लगे तो फिर कंपोज करो, फिर उसका अरेंजमेंट और ये और वो, उसमें बड़ा हेडेक होता था, स्ट्रेस भी होता था। कुठेतरी पोहोचण्यासाठी कुठून तरी निघणं, करेक्ट वेळेत एक्झिट घेणं हे गरजेचं असतं, खूप गरजेचं असतं। आणि त्यांनी करेक्ट वेळा त्यांनी एक्झिट घेतला। तो उनको किसी ने बोला आप इतना अच्छा फिल्म का म्यूजिक कर रहे हैं, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? बोले देखो मैं AR कुरैशी के नाम से जानना मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे उस्ताद अल्लाह रखा के नाम से। क्या बात है। और वो तभी मुझे याद करेंगे उस्ताद अल्लाह रखा के नाम से जब मैं तबले को लेके आगे बढ़ूंगा। क्या बात। इस सांस को लेके जब मैं ऊपर उठूंगा ना, तब लोग मुझे उस्ताद अल्लाह रखा के नाम से याद करेंगे, AR कुरैशी के नाम से। तो ये बहुत बड़ा एक उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि फिल्म म्यूजिक का क्या था ना कि पैसे भी अच्छे मिलते थे, नाम भी अलग होता है, फिल्म का एक अलग ही माहौल हो जाता है। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मेरे लिए वो नहीं, मेरे लिए ये है। वाह वाह, क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। खरंच मला विचारायचं होतं की तुम्ही आता अब्बाजींबद्दल, तबल्याबद्दल म्हणालात, तर तुमच्या फॅमिलीमध्येच तबला ही गोष्ट आहे पहिल्यापासूनच, म्हणजे तबला ही गोष्ट तुमच्या फॅमिलीपासून सुरू होते आणि तुमच्या फॅमिलीमध्ये संपते। सो तुम्ही मी असं ऐकलंय की 10 वर्षांपूर्वी तुम्ही जे आता वाद्य वाजवताय जेंबे, तर ते तुम्ही स्वतः भारतामध्ये आणलं। 10 वर्षांपूर्वी ते वाद्य कोणालाही माहिती नव्हतं। हल्ली सगळेजण जेंबे 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 हे सगळीकडे वाजवतात, किंवा खूप चांगले चांगले तबला प्लेयर सुद्धा जेंबे वाजवतात। तर आणि दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे जेंबे हे आफ्रिकन वाद्य असून सुद्धा तुम्ही त्याला भारतीय शास्त्रीय संगीतात इन्कॉर्पोरेट केलं, त्याची वेगळी रिदमिक लँग्वेज केली, त्याबद्दल आम्हाला ऐकायचं। आणि तुम्हाला कसं सुचलं? काय झालं की मी अब्बाजींची विद्या घेऊन माझा असा एक शोध चालला होता की काहीतरी वेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटवर अब्बाजींची विद्या डिफाइन करायची। तबला नॉलेज जो मुझे उनसे मिला, तो और मेरे लिए क्या था ना कि A to Z ऑफ म्यूजिक एक्चुअली मैं बोलूँगा, मेरे लिए वो एक जगह खत्म हो गया। A फॉर अल्लाह रखा, Z फॉर जाकिर हुसैन। क्या बात है, क्या हो गया, क्या बात है। तो मेरे को क्या था कि सोचना था कि अभी मैं, अगर मेरी एक कोशिश है कि लोग मुझे जाने पहचाने, तो मुझे एक अलग भाषा मिलेगी। वाह वाह, एक अलग प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि A to Z खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँ, अब नई लैंग्वेज मुझे बनानी पड़ेगी। वो नई लैंग्वेज बनाने के लिए मुझे कुछ नया साज या कुछ ऐसा साथ किसी एक वस्तु का मुझे मिले कि जिसके थ्रू मैं अब्बा, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ मेरे पिताजी की विद्या है, और वही विद्या लेके मैं आगे बढ़ा हूँ और बस अभी भी चल रहा हूँ। क्या उस विद्या को मुझे लोगों के सामने लाना था, एक नए रूप, एक नए सिरे के साथ। और उस वक्त जेम्बे मेरे हाथ में आया। मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे खोज की, कॉन्गास लैटिन अमेरिका के, दुम्बेक फ्रॉम अफगानिस्तान, दरबुका फ्रॉम मिडिल ईस्ट, बोंगो, और पता नहीं कितना ड्रम किट पर भी मैंने सोचा ये कायदा बच सकता है, ये रेला बच सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रोड, क्या बोलते हैं ना कि वो रोड ब्लॉक आ रहा था। कहीं पे मुझे बेस अच्छा मिल रहा है तो मिड्स और हाइज नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे मिड्स और हाइज मिल रहा है तो बेस नहीं, ऐसा सब। तो एक बार फिर ये जेम्बे मेरे बड़े भाई जाकिर भाई ने मुझे लाके दिया 98 के करीब। तो उस वक्त मेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट आया, लेकिन मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स पे सोच रहा था कि क्या क्या कर सकता हूँ मैं ये। और फिर एक बार सोच लो ना कि 99 के दौरान मैं एक दिन ऐसा घर पे रियाज कर रहा था, ऐसी प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैंने देखा अरे इस इंस्ट्रूमेंट पे मैं ये ढेला अच्छा बजा सकता हूँ, इस इंस्ट्रूमेंट पे मैं ये कायदा बजा सकता हूँ। जैसे कि अभी अगर बोल है, मी तुम्हाला सांगणारच होतो
मला माहितीच होतं सांगणार म्हणून मी आधीच घेतलं. तर जसे धाती धाग, ओके, धाती धाग तेन्ना घेणा, मी बोला हे याच्यावरती मी करू शकतो. धाती धाग तेन्ना घेणा, ताती ताग तेन्ना घेणा. तो माझ्यासाठी काय झाला, पेपर तेन्ना चुनचुन नाना. ओहो, पेपर तेन्ना चुनचुन नाना. So पेपर तेन्ना चुनचुन नाना, पेपर तेन्ना चुनचुन नाना, पेपर तेन्ना चुनचुन नाना, पेपर तेन्ना चुनचुन नाना. धाती धाग तेन्ना घेणा, ताती ताग तेन्ना घेणा. क्या ये बन गया. मैंने सोचा अरे ये तो बन सकता है. अब ये बन गया. फिर देखा धाती रिकट तक तरीके, ताते रिकट तक तरीके. अब ये धाती रिकट तक तरीके, ताते रिकट तक तरीके आगे आ गया. हाँ धाती रिकट तक तरीके, ताते रिकट तक तरीके, धाती रिकट तक तरीके, ताते रिकट तक तरीके. क्या बात है. तो ऐसा सोचते सोचते करते करते फिर मैंने इस अब्बा जी की जो विद्या है, जो मुझे मिली है, उसको मैंने इस पे डिफाइन करना शुरू किया. और अभी भी चालू है, बिकॉज बहुत नॉलेज है, बहुत भंडार है. एक एक बोलो को इस पे लाना, इस पे उसको उतारना बड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन कोशिश जारी है. क्या बात आहे. आणि मला असं विचारायचं होतं की झेंबे बरोबरच तुमचा मुंबई स्टॅम्प नावाचा खूप फेमस बँड आहे, जो याच्यापेक्षा खूप वेगळ्या इन्स्ट्रुमेंटने, ऍक्च्युअली इन्स्ट्रुमेंट आपण त्याला म्हणू, पण खरं तर सगळ्या ट्रॅश मटेरियल पासून तुम्ही तो केलेला आहे. म्हणजे त्याच्यात पत्र्याचे डबे आहेत, त्याच्यात कचऱ्याचे डबे आहेत, अशा बऱ्याच गोष्टी. ती आयडिया तुम्हाला कशी सुचली की काय वाद्यांवरून एकदम डायरेक्ट? कारण ना मी आय हॅव ऑलवेज चॅलेंज माय सेल्फ ॲज अ म्युझिशियन. मी ऑलवेज माझे अब्बाजी म्हणायचे, अब्बाजी ऑलवेज म्हणायचे कि ना संगीत ना बेटा ऐसे ब्लिंकर्स पहन के मत करो, वो निकालो तो सब तरफ तुम्हें संगीत दिखेगा. और बोले रिदम तो हर जगह दिखेगा. तो मेरा ये था कि ये बात तो सही है कि रिदम जो है वो कहीं से भी निकल सकता है, कहीं से भी निकल सकता है. तो मैंने फिर एक बार क्या हुआ कि मैं एक बैंड है स्टॉम्प करके, बहुत फेमस बैंड है यूके और यूएस बेस्ड, उनका मैंने एक शो देखा जो पूरा वो लोग कचरे के डब्बे, ब्रूम्स और ये सब लेके करते हैं. बहुत इंस्पायर हुआ, अरे यार ये क्या काम है, बहुत कमाल है, कुछ करना चाहिए ऐसे. लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आई, कुछ नहीं मिला. तो एक बार क्या हुआ, मैं सिंगापूर से इंडिया आया. तो जेव्हा तुम्ही सिंगापूर जसं म्हणजे एक साफ सुथरी कंट्री मधून तुम्ही मुंबईला येता, आणि आय एम टॉकिंग अबाउट ॲटलीस्ट 2007 और समथिंग. तर तुम्ही जेव्हा मुंबईला लँड करतात आणि मग तुम्ही बाहेर येतात आणि गाडीमध्ये जातात आणि मस्त भास जे स्मेल्स, मुंबईची खास स्मेल तुम्हाला सकाळची जे मस्त भेटते, तुम्हाला वेलकम करते, आणि रस्त्यात कचरा पडलेलाच असतो ना, ते बघून मला खूप म्हणजे असं मला डिप्रेस झालं. क्या यार बॉम्बे, यार माझ्या शहर कुठे चाललं आहे यार. आणि मग विचार केला की वाय एम आय कंप्लेंट कशाला करतोय, काहीतरी करावं आपण. मग काय करावं, मी काय झाडू घेऊन तर खाली नाही उतरणार. बरोबर, ते म्हणजे करायला पाहिजे होता तसा, पण तसा नाही केलं. मी बोलला काहीतरी आपण संगीत घेऊन आपण काय करू शकतो, वेगळं काहीतरी. तर मी बोललो चला इधर से हमको, वो मैंने सुना था ऑलरेडी, बोला इधर हर कचरे के डब्बे में से मुझे क्या ऐसा वस्तु मिल सकता है कि जिसमें से कुछ आवाज निकलता है, जिसमें से कुछ टोन निकलता है, उसको ले करके मैं क्यों ना एक बैंड. क्या बात. तर मी एक बॉम्बे फीवर म्हणून एक अल्बम आहे त्याच्यावरती काम करत होतो त्यावेळी. तर मी सगळ्या स्टुडंट्सला सांगितलं की बाबा तुमच्या एरियामध्ये जिथे जिथे तुम्हाला कचऱ्याच्या डब्यामध्ये जे काय वस्तू मिळतं, ज्याच्यात काहीतरी साऊंड किंवा टोन मिळू शकतं ना, ते सगळं घेऊन स्टुडिओला या. आणि मी पण माझ्या कोपऱ्यातच एक मस्त छान डब्बा आहे कचऱ्याचा एक असा, आणि म्युन्सिपाल्टी तिकडे खूप वेळा कचरा असाच पडत राहतो, तो पडलेला असतो. आणि तिकडे कचऱ्याचे प्लास्टिक बॅग्स, बॉटल्स तर म्हणजे असं होलसेल मध्ये फ्री मिळतात, म्युन्सिपाल्टी काय घेत नाही. करेक्ट. पडत असं पडलेलं असतं. तर तिकडे जाऊन ते कुत्रे माझ्यावर भुकत होते.
कारण त्याला म्हटलं मी कचऱ्यावाला आहे की काय, आणि मी ते कचऱ्यामधून असा आणि त्याला असं करून मी काहीतरी एक असा डब्बा काढला, काहीतरी एक असा काढला आणि ते दुसरा, आणि ते सगळं घेऊन आलो मी. आणि माझी बायकोने बघितलं, म्हणजे काय कचरा काय घेऊन आलाय तू घरी? म्हणलं नाही, मला हे सगळं पाहिजे आजची रेकॉर्डिंग मध्ये. ते सगळं साफ केलं, मग स्टुडिओला घेऊन गेलो आणि मग दुसऱ्यांनी पण सगळ्यांनी आपला आपला एरियामधून जे काय त्यांना खास मिळाला कचरा ते घेऊन आले. आणि आम्ही एक पीस रेकॉर्ड केलं ज्याचं नाव होतं स्पिरिट ऑफ मुंबई अँड मुंबई स्टॅम्पचा जन्म झाला. क्या बात आहे. इव्हन म्हणजे आता तोच विषय पुढे नेऊन मी असं म्हणेन की इव्हन धूम 2 साठी तुम्ही त्याच्यानंतर धूम 2च्या, कारण प्रीतम मी तर साऊंड ऐकला आणि त्याने सांगितलं मला, अरे तौफिक भाई मेरे को एक काम है, मैं धूम 2 का टाइटल ट्रैक कर रहा हूँ, तो आप आ जाइए उसमें कुछ करते हैं. मैंने बोला चलो ठीक आहे. मी पहिल्यांदाच प्रीतम बरोबर काम करत होतो. तर मी गेलो आणि आम्ही आदित्य चोपडाजींच्या ऑफिसमध्ये आम्ही गेलो, यशराजची बिल्डिंग मध्ये. आणि आदित्य चोपडानी मला ते दाखवलं स्टॉर्मचं, आणि नक्की त्यांनी स्टॉर्मच्याच मला दाखवलं. आणि मी त्याला एक 1.5 वर्ष आधी मी त्यांना ऐकलेलं होतं. तर मी बोललो हो, आय हर्ड देम लाईव्ह अँड आय सेड पण यू वॉन्ट दिस साऊंड, आपण करूया, हाच साऊंड तुम्हाला मिळेल, बट लेट्स नॉट डू व्हॉट दे आर डुईंग. Okay. Let's do something which is ours, which is Indian. Okay. And luckily, it's very nice of him and Pritam both. They said, "Topic, it's your baby. Do whatever you want." Yeah, right. आणि ते धूम 2चा जे टायटल ट्रॅक आहे, ओपनिंग when Hrithik comes. Actually मी काय केलंय, मी आपला महाराष्ट्र लेजिम रिदमच घेतलाय त्याच्यात. If you actually hear the track और आप उसको ध्यान से सुनिए, आपको लगेगा ये लेजिम ही बज रहा है. लेकिन वो क्या है कि जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया है, जिसने पूरा जो ग्रुप मिलके जो एक वो क्या बोलते हैं ना, उसको पॉलीरिदमिकली जो उसको पैटर्न वाइज मैंने डिफाइन किया है, कचरे के डब्बे, बकेट्स और ये लेके, इसलिए वो अलग लगता है. हालांकि वो है अपना फोक रिदम और वो हिट हो गया. म्हणजे मला असं विचारायचं की रिदम अरेंजमेंट तुम्ही वेगवेगळ्या फिल्मसाठी केलेले आहे. भूलभुलैया, भाग मिल्खा भाग, मिशन काश्मीर, दिल चाहता है. धूम 2 बद्दल बोललो, त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळं ट्रॅश वापरून तुम्ही केलं. त्याच्यानंतर भूलभुलैयामध्ये कम्प्लिटली क्लासिकल, मेरे ढोलना, मेरे ढोलना हे कम्प्लिटली क्लासिकल. तो पण प्रीतमचंच गाणं आहे. आणि आय एम रियली थँकफुल की प्रीतम ने मुझे ऐसे ऐसे गाने दिए कि जहां मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकूं. जैसे धूम 2 का ये गाना है जो मैंने उसके साथ किया, ये जो भूलभुलैया का गाना है, इवन उसमें प्योर क्लासिकल. हवन करेंगे त्याच्यापेक्षा वेगळा जॉनर होता, एकदम वेगळं. हवन करेंगे एकदम ही मस्त मला वाला गाना है, यू नो. उसमें मैंने पंजाबी, यू नो, जो हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, तो अलग अलग साउंड, यू नो, जो उसमें लेके. एक्चुअली इसका भी एक कमाल हिस्ट्री है कि जब मैं गया गाने के लिए तो शंकर ने मुझे गाना सुनाया, तो उस वक्त थोड़ा हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कि ढोल डालते हैं, थोड़ा ऐसा लो स्टम्प की डालते हैं. तो मैंने गाना सुना, मैंने बोला शंकर यार एक काम करते हैं, इसको कुछ वॉइस परकशन से इसको डिफाइन करते हैं. ओके. तो शंकर एहसान लॉय का भी ऐसा कि मैं उनके साथ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, दे हैव फेथ इन मी. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तौफीक, यू टेक सम टाइम एंड डू इट. हम लोग बाहर बैठे हैं फॉर 2 days में, वो लोग बाहर जाके बैठ के मैंने 3-4 घंटा लिया और उसको पूरा वॉइस परकशन से मैंने सजा दिया. Okay. बाद में जब वो आए और गाना सुना तो बोला वाह ये तो अलग ही कलर बन गया. और राकेश मेहरा जो डायरेक्टर है वो भी है, उन्होंने भी सुना, बोले ये तो कमाल है, बोले ये जो करके जो आता है ये तो मेरे लिए मतलब ये है कि मेरे गाने का ओपनिंग है ये. ओके. तो एक तरह से इन लोगों का फेथ है मुझ में. जब कोई मुझ पे फेथ डालता है तो मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे आई है और मुझे 100% इसमें देना है, तो वो बेस्ट ही निकलता है. क्या बात. इवन तौफिक भाई दिलचाहताचा पण एक किस्सा होता ना, तो आम्हाला किस्सा ऐकायचा आहे की दिलचाहताच्या वेळेला एक्झॅक्टली काय झालं, कारण त्याचा तन्हाई या फिल्म मधलं जे गाणं आहे त्याचा जॉनर इतका वेगळा होता की ते कसं काय म्हणजे उसका क्या हो गया कि मैं उस वक्त कहीं तो डांडिया वांडिया बजाकर आया लेट. मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम आया था शाम का, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा था बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर, तो डांडिया में या समवेयर. एंड देन आई टोल्ड शंकर आई कम लेटर एंड डू इट. सर हाँ तू आके करके जा रात में, हम लोग तो नहीं होंगे शायद. तो मैं गया, तो मैंने गाना सुना, तो मैंने उसको अपने हिसाब से जो मुझे लगता है उसको मैंने डफ का रिदम और दत्तू का और यू नो उसका कुछ इस तरह का रिदम है.
रिदम मैंने उसका बनाया। और उस वक्त सिर्फ एक लूप चल रहा था, वैसे एक तरह का एक बेस लूप था और एक किक थी। तो ये मैंने सोचा कि चलो इसको एक अरेबिक फील दें इस गाने को। हालांकि गाना सैड है और अरेबिक फील यूजुअली हैप्पी सॉन्ग्स में यूज होता है, यू नो, जैसे पर्दे में रहने दो, ऐसे सब गानों में अरेबिक फील यूज होता है। मैंने सोचा कि नहीं, इस गाने में इसको डाल के देखते हैं, बिकॉज इस गाने का झोल जैसा है मुझे ये रिदम ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो गाना हो गया, मैंने अपना काम कर दिया, मैं चला गया रात को काम करके। नेक्स्ट डे मुझे शंकर का फोन आया, एंड देन क्या किया तुमने? मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया, कुछ खराब कर दिया। यार क्या हुआ? बोले नहीं यार, गाना तो बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं बोला चलो अच्छा है, आपको अच्छा लगा। मैंने अपना वही है कि जब मुझ पे उन्होंने फेथ दिया है तो मुझे ये देखना है कि मैं कमिटेडली और सच्चाई से कैसे काम कर सकता हूँ। मैं अपना काम सच्चाई से करूंगा, बाकी अब्बा जी का आशीर्वाद है मेरे साथ हमेशा, मालिक का रहमो करम है, तो लोगों को मेरा काम अच्छा लगने लगेगा। क्या बात, क्या बात। मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं आहे की तौफिक भाईं बरोबर आपण अजूनही गप्पा मारणार आहोत। तुमचे काही प्रश्न असतील, तुम्हाला काही विचारायचे असतील तर ते तुम्ही नक्की आमच्यापर्यंत शेअर करा, मी तुमच्या वतीने ते त्यांना नक्की विचार। तौफिक भाई, मला विचारायचं आहे की मगाशी तुम्ही व्हॉइस पर्कशन्स बद्दल बोलला होता, मला त्याच्याबद्दल अजून सांगा ना, मला सगळ्यांना ऐकायला, आणि ते तुम्ही जे करून दाखवलं ते इतकं भारी होतं की आम्हाला अजून वेगवेगळं ऐकायचं। काय असतं की लोकांची एक गैरसमज आहे की बीट बॉक्सिंग इज दॅट इज ओनली व्हॉइस पर्कशन, तसं नाही। बीट बॉक्सिंग इज वेगळं, बीट बॉक्सिंग इज लाईक ड्रमचे साउंड, लाईक ये हो गया ड्रम का साउंड, या कभी बेस का साउंड है, क्या बात है, या गिटार या कीबोर्ड हुआ, किसी तरह का एक फिल्टर्ड साउंड या कुछ आरपीजीओ साउंड, दिस ऑल कम्स अंडर बीट बॉक्सिंग। ओके, लेकिन वॉइस पर्कशन है वो अलग है। मैं बीट बॉक्सिंग नहीं कर सकता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा रहा है कि मैं वो करूँ जो कोई नहीं कर सकता। ओके, तो पंचम दा जो ब्रेथ को लेके किया दुनिया में, ये मैं बचपन से तुला सांगू ना, मला लहानपणापासून ना ह्याची आवड होती। म्हणजे हा गाणं कधी आला ना व्हिडिओवर तर मी संपूर्ण दिवस असंच करत फिरायचं। म्हणजे मैं होऊंगा 4-5 साल का, तो मैं पूरा दिन ऐसा करता था। मेरी माँ बोलती थी इसको क्या हो गया, पागल हो गया ऐसा कर रहा है, और मैं पूरा दिन बाथरूम में भी ऐसे करता। मेरे को वो दिमाग में ऐसा घुस जाता था ना, और जब भी गाना आता था रेडियो में, मैं एकदम रेडियो के बाजू में जाके नाचा नाची चालू, और ये ऐसा कर दिया। मेरे को समझा नहीं कि वो करते करते ना मेरा रियाज हो गया, आणि मी एक्चुअली मी विसरलो असा, मैं भूल गया कि मैं ऐसा करता था। बहुत सालों के बाद मैं एक दिन मैं बाथरूम में आधी माझे फेवरेट जागा आहे तिकडे, माझे मोस्ट व्हॉइस एक्सपेरिमेंटेशन्स माझे बाथरूम मध्येच असतात, कारण एक नॅचरल रिवर्ब मिळतं ना आपल्याला। तो इतना होता है कि मेरी वाइफ बाहर से आके ठोकती है, बोला अरे 1.5 घंटा हो गया, बाहर निकलो। तो मैं एक दिन ऐसे बैठा था, ते विचारू नकोस मी काय करत होतो। एक बसून असा विचार मेरा बहुत चलता है, तो मैं ऐसे करते करते मैंने बोला अरे वाह, ये मैं कर सकता हूँ यार, ये क्या बात है, ये क्या मैं कर रहा हूँ, मेरे को समझा ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। यार ये तो कुछ एक्सप्लोर करने लायक है, इसको लेके मैं स्टेज पे कुछ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये मैंने जो है ना, इस रिदम को लेके मैंने काम करना शुरू किया। और मैं आपको बताता हूँ, ये है फिर एक जो ट्रूमन मॉन्क्स होते हैं, उनका एक तरह का साउंड होता है, वो लोग निकालते हैं। ये क्या बात है, हमारे पंजाब में होता है, ये मैंने हवन करे में यूज किया है, और भी कुछ एक गाने में मैंने यूज किया है। तो सबको लेके मैं पूरे पैटर्न बनाता हूँ। अब ये 3 चीज मिल के एक साथ,
अभी इसमें ब्रेक भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो मैंने बोला मैं वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। ये एक्चुअली मैं तो जहां भी जाता हूँ, मैं तो आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ, मैंने किसी को ये नहीं करती। हाँ, टू वन मॉन्क्स का साउंड अपना अलग करते हैं लोग इसका, लेकिन ये जो इसमें हस्बैंड वाइफ का जैसे मैं करता हूँ, हस्बैंड बोलता है, ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा भी मैं इसके दिखाता हूँ। तो ये साउंड्स को लेके मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जो कोई नहीं करता है। बीट बॉक्सिंग तो सब लोग कर रहे हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ और ये ब्रेथ का करता हूँ, मैं हस्बैंड वाइफ करता हूँ, तो जो बीट मैंने अमेरिका में भी कुछ एक जगह पे न्यूयॉर्क में बीट बॉक्सिंग करने वाले एक आध 2 लोग थे, वो ऑडियंस में थे। मुझे आके बोला कि अरे व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी डिफरेंट एंड नॉट वेरी इजी टू डू। जो आप ब्रेथ को लेके कर रहे हैं, दिस इज नॉट इजी टू डू, यू आर डूइंग इट, इट्स अमेजिंग। आई सेड नो, इट इज गॉड्स ग्रेस एंड माय अब्बाजी's आशीर्वाद, my guru's आशीर्वाद that I can do this. So this is what voice percussion is all about. आता इथे विवेक ठाकरे यांनी लिहिलंय की किंग ऑफ रिदम. ऍब्सोल्युटली करेक्ट लिहिलेलं आहे ते. ऍब्सोल्युटली करेक्ट लिहिलेलं आहे. नाही, किंग नाही. मी रिदमचा भक्त है. जैसे हमारे एक मित्र है ग्रेट ड्रमर रंजीत बारोट जी, वो कहते हैं वी आर स्लेव्स टू रिदम. दैट्स व्हाट आई. क्या बात. मला विचारायचं आहे की खूप राग आल्यानंतर कधी वाद्य वाजवता का? म्हणजे की ते आपण म्हणतो स्ट्रेस बस्टर. इट इज द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर. तुला एक इन्सिडेंट तुला सांगतो. एकदा मी कॉलेजमध्ये, कॉलेज जस्ट सुरू झाला होता 11th स्टँडर्ड, सेंट झेवियर्स कॉलेज, आणि मी क्लासमध्ये फर्स्ट डे ऑफ द क्लास माझा, आणि मी एकटाच मुलगा आणि 55 गर्ल्स. मी बोला करेक्ट क्लास मध्ये आया हो की नाही. तर आर्ट्स घेतला होता ना, आणि इको सोशो सॉरी आर्ट्स मध्ये 11th स्टँडर्ड. अकेला तू लडकी आहे दिख रही है, मुलगा एक पण नाहीये. काय मी बरोबर क्लास मध्ये आलोय काय, आय वॉज व्हेरी डिप्रेस्ड ऑल दॅट. आणि मी घरी आलो, अब्बाजी होते घरी. मी असं म्हणजे काहीतरी म्हणजे आय वॉज इन स्ट्रेस. तर अब्बाजीने मला बघितलं आणि सांगितलं क्या हुआ. कॉलेज जाके आया, कैसा था. ठीक था. बोले क्या, कुछ जरा मूड खराब दिख रहा है, क्या हुआ. बोले एक काम करो, रियाज करो. हाँ बोला हाँ अब्बाजी मैं थोड़ा बस अभी आया हूँ तो आधे को नहीं. बोले नहीं अभी बैठो. आणि त्याच वेळी म्हणजे मला त्यांनी बसवलं आणि मी रियाज सुरू केला. अँड आय एम टेलिंग यू योगेश, इन 10 minutes I was feeling so relaxed. क्या बात. एकदम स्ट्रेस फ्री. मैंने 20-25 मिनट आधा घंटा बजाया और एकदम रिलैक्स हो गया. देन आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक एंड रिदम, बिकॉज वो आधे घंटे में मैं इतना डिस्ट्रेस हो गया, बिकॉज मेरा ध्यान पूरा गैस में गया ना. मैं क्या कायदा बजा रहा हूँ और अब्बा जी सामने बैठे हुए, तो कुछ मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए. तो क्या बजा रहा हूँ मैं. आधे घंटे के बाद अब्बा जी ने कहा अच्छा और तुम जवाब चेक चाय वाय पियो, अभी आए हो, अभी कैसा लग रहा है. मुझे अभी अच्छा लग रहा है. तो म्यूजिक में ये ताकत है. अगर आप सही में वही है ना, कमिटेडली आप कुछ करो, रियाज भी करोगे ना. और इसलिए मैं बहुत सारे सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, कभी स्ट्रेस होना, जस्ट अपने इंस्ट्रूमेंट के सामने जाके बैठ जाओ, बजाओ अपना स्ट्रेस. तो मेरे पिताजी ने मुझे क्या सिखाया कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे क्रिएट. ये नेगेटिविटी हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है, और ये उसका पॉजिटिविटी हम बात करते हैं कि नहीं अब हम उसको ऐसा सैडली नहीं बैठेंगे, डिप्रेस होकर नहीं बैठेंगे. हम हमारे स्ट्रेस को निकालेंगे बाय डूइंग रियाज. तो आप कुछ अच्छा काम करें, पॉजिटिव काम हो रहा है, रियाज हो रहा है और आपका स्ट्रेस भी निकल रहा है. दिस इज ग्रेट. तुम्ही आता म्हणालात ना की बजाना या शब्दाचे सुद्धा वेगवेगळे अर्थ होतात. हो. तर तुम्हाला कधी असं झालंय का की एखादी सिच्युएशन किंवा एखादा किस्सा किंवा एखाद्या व्यक्तीबद्दल की उसको देखने के बाद इसकी तो मैं बजा डालूंगा, असं कधी झालंय का किंवा असं कधी वाटलंय का. नहीं ऐसा बहुत लोगों के बारे में लगता है. काश मैं इसकी बजा सकता. नहीं बट वो मेरा ऐसा है ना कि देखो मुझे सब जानते हैं, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता. सब लोग जानते हैं, अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, सब लोगों को मालूम है कि मैं मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है और मैं स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं लेता हूँ. और गुस्सा पता नहीं क्यों मुझे क्या कभी आता नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी को कभी, मेरे लिए एक रोल मॉडल तो मेरे पिताजी रहे और मेरे बड़े भाई जाकिर भाई. तो मैंने उनको कभी भी गुस्सा करते हुए नहीं देखा. तो इसलिए मुझे गुस्सा बहुत रेयरली आता है.
बहुत मतलब वो रेयर, मतलब बहुत ही रेयर है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बाहर वाले हैं, मेरा एकदम उस गुस्सा आएगा, मैं थोड़ा सा इरिटेटेडली बोलूंगा, अरे क्या कर रहा है तू यार, ऐसा मत कर, यहाँ तक ही है। बट कभी मुझे ऐसा गुस्सा नहीं आता कि मुझे ऐसा लगे कि मुझे इसके साथ जाके झगड़ा करना है या लड़ना है या कुछ करना है। बिकॉज और मेरा अपना एक विचार रहा है सालों से, और अभी भी है वो। अभी मैं देखता हूँ कि लोगों को, मेरा पहले से ऐसा रहा है कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो कोई मुझे अगर कट मार दे तो मुझे उस वक्त गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि ज्यादा होगा उसको कोई बहुत जल्दी होगी, कोई स्ट्रेस में होगा, टेंशन में होगा, उसमें उसको कहीं पहुंचना होगा, मेरे को कहीं नहीं जाना है, मुझे मेरे घर ही जाना है, उसको जहाँ जाना है उसको ज्यादा जल्दी होगी, जाने दे भैया जा तुझे। तो मेरा ऐसा रहता है। एट द मोस्ट अगर बहुत ज्यादा किसी ने कट मारा तो मैं कान नीचे करके, अरे भाई संभाल के, भाई क्या कर रहे हो, इससे ज्यादा मेरा होता नहीं। क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं क्या करूंगा उसके साथ झगड़ा करके, उसको जो करना है वो करना है, और वो करने वाला है, वापस ऐसे ही करने वाला है। मेरे बोलने से तो वो सुधरने वाला नहीं है। तो मैं उसको 4 गाली भी दूंगा तो वो नहीं सुधरेगा, बल्कि और बात बिगड़ जाएगी, वो भी मुझे 4 गाली देगा, फिर कुछ और हो जाएगी बात। तो इसका अच्छा छोड़ो उसको, तुझे जो करना है तुझे, मैं अपना कर दो। तो क्या है ना, लिव एंड लेट लिव, और लिव एंड लेट डाई नहीं है मेरा, लिव एंड लेट लिव मेरा ये मोटो। तो मेरे को कभी ऐसा लगता नहीं कि किसी बजाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बजाते ही रहते हैं। क्या बात, हर टाइम बजाते रहते हैं, और किसकी बजाएंगे। आत्ताच एक प्रश्न आलाय, आकाश सावंत यांनी विचारलंय की कॅन यू प्ले फर्स्ट म्युझिक ऑफ युअर लाईफ, तुम्ही आयुष्यात पहिल्यांदा जे काही वाजवलंय ते तुम्ही वाजवू शकाल का, अशी त्यांनी फरमाईश केलेली आहे आपल्याला। सहज जर शक्य असेल तर एक छोटीशी झलक आमच्या सगळ्यांना। मी तेच तुम्हाला आता असं सांगत होतो ना की पहिल्यांदा मला म्हणजे रिदम मध्ये कसं आहे की मी ते रिदम, माझ्या आतमधलं रिदम मी एक्सपिरियन्स केलं आणि मी एक्सप्लोर केलं, आणि मला ते मिळालं, विच इज माय ब्रेथ रिदम। ते आता मी करूनच दाखवलं होतं, पण तुम्हाला परत करून दाखवतो, कारण दॅट इज अ रिदम विच इज इन ऑल ऑफ अस। क्या बात, वो हमारा, मैं उसे कहता हूँ रिदम ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जिंदगी का रिदम है। वो एक बार बंद हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं। तो वो ये जो है ना, मेरे इसमें जो क्या कहते हैं ना कि रिदम जो है ना, वो मेरे रग रग में, खून में, मेरी सांसों में भी है। तो वो आपके सामने देखता हूँ, वो सबसे पहला रिदम है, मैंने अभी करके दिखाया था। बचपन में मैं यही करता रहता था, अब मैं उसको थोड़ा आपको करके दिखाता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। क्या नाम बताया उनका? आकाश जी, आपको ये अच्छा लगे ये मेरी उम्मीद है। मी तुम्हाला करून दाखवतो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। सर, तुमचा स्टुडंट दीपेशने लिहिलेलं आहे की मला खूप आनंद होतोय, तुम्ही आता लाईव्ह आहात। अरे दीपेश, तुला मिस करतोय मी इकडे। बरं, मला एक मगाशी एक प्रश्न विचारायचा होता की लव्ह ॲट फर्स्ट साईट हे झेंबे नंतर कुठल्या वाद्याच्या बाबतीत झालं, किंवा असं कुठलं वाद्य आहे का, किंवा अशी कुठली गोष्ट आहे का की ती बघता क्षणीच तुम्ही त्याच्या प्रेमात पडला? वाद्यांमध्ये तर मी बोलू नाही शकत, कारण एक्चुअली मेरे लिए हर वाद्य प्रिय है। कि मैं बातायां बजाऊं या बोंगो बजाऊं या बिरिम्बाओ बजाऊं या जेबे बजाऊं, मैंने मेरे पिताजी से वही सीखा है कि अपने सांस को ना कभी भी ये इंस्ट्रूमेंट है ऐसा मत सोचो। तो तुम्हारा साथी है, तो तुम्हारा रिश्तेदार है, उसके साथ प्यार करो, लव इट एंड इट विल लव यू बैक, राइट। ये मैंने उनसे सीखा है। क्या बात। तो मेरे लिए लव एट फर्स्ट साइट, मैं एक डब्बा भी देखता हूँ ना तो मेरे को प्यार हो जाता है उससे। अरे इसको मैं कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ, इसमें से मैं कैसे रिदम निकाल सकता हूँ। दिस इज लव। मेरा लव एट फर्स्ट साइट बहुत होता है। उसका कारण है कि मैंने अपने आप को हमेशा इवॉल्व किया है। क्लासिकल म्यूजिक से फिल्म म्यूजिक में गया, फिल्म म्यूजिक से फिर फ्यूजन में गया, फ्यूजन करते करते जेम्बे पे आया, जेम्बे करते करते वॉइस परकशन पे घुसा, बीच में डब्बे ट्रैश इसमें घुस गया। तो मैं हमेशा अपने आप को इवॉल्व करता हूँ, क्योंकि मेरा लव एट फर्स्ट साइट
रिदम से ही है। मेरा लव एट फर्स्ट साइट इज विद रिदम, दैट्स इट फॉर मी। रिदम इज मुझे प्यार। क्या बात, क्या बात। मेरे में वो प्यार, मैं यही चाहता हूँ कि ये जो प्यार है मेरा रिदम से, ताल से, वो हमेशा कायम रहे जब तक मैं जीवित हूँ। क्या बात सर. अजून एक खूप छान प्रश्न विचारलाय श्रीकांत वाणी यांनी. त्यांनी विचारलंय व्हॉट कॅन बी अ रोल ऑफ म्युझिक इन अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड. वेरी खूप छान प्रश्न विचारलाय. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लवली क्वेश्चन, ब्यूटीफुल. आई थिंक बच्चों को जितना ज्यादा म्यूजिक सुनाया जाएगा उतना अच्छा है. बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, क्या नाम बताया इनका? श्रीकांत जी, श्रीकांत पांडे जी. ऐका तुम्ही, हम लोगों ने आधे से ज्यादा म्यूजिक ना सुन के सीखा है. बचपन से हम लोग 5-6 साल की, 4-5 साल की उम्र में से, बल्कि उसके पहले ही भी कहूंगा मैं, लेकिन जितना मुझे याद है 4-5 साल की उम्र से हम लोग प्रोग्राम अटेंड करते थे. हम लोगों के पास टीवी तो था नहीं, रेडियो एक था, उसमें तो विविध भारती आता था कुछ वक्त के लिए, बाकी तो कुछ नहीं था. तो प्रोग्राम अटेंड करना, घर पे लोग रियाज कर रहे हैं तो सुन सुन के सीखा है. प्रोग्राम में सुनते सुनते समझ में आने लगा कि राग क्या होता है. अरे ये अमन है, ये दरबारी है, ये बिहाग है, ये ऐसा है, ये ताल ऐसा है, ये वो ऐसा है. पिताजी से तो सीखा ही सीखा है, लेकिन जा जाके सुन सुन के, लोगों को रेडियो सुन सुन के. मैं थोड़ा सा गाना भी गुनगुना लेता हूँ जब कंपोज करता हूँ. उसका कारण यही है कि मैं रेडियो सुन सुन के, वो रेडियो के साथ, गाने के साथ हम लोग गाते रहते थे, तो उससे हमारा ऑटोमेटिकली रियाज हो गया. यू नो, तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को संगीत बचपन से, मतलब मैंने मेरे बेटे को जब वो छोटा था, तो जब वो सोता था, तो मेरे पिताजी का म्यूजिक है, या बड़े गुलाम अली खान साहब, या पंडित रविशंकर, AR रहमान, लता मंगेशकर, यही सुनाता रहता था. इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सोच, उसका म्यूजिक समझने का, सुनने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा हुआ है. तो मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि बच्चों को अच्छा म्यूजिक जो है उसकी तरफ उनको एक्सपोज करें, उनको सुनाएं. और म्यूजिक अगर करें, देखिए आपको म्यूजिशियन नहीं बनना है, लेकिन जिंदगी में स्ट्रेस निकालने के लिए, रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी है. और सुनना तो जरूरी है, कभी कभी बजाना भी अच्छा रहता है. तो किसी भी तरह का म्यूजिक, गाना है, तबला है, सितार है, कीबोर्ड है, जेम्बे है, ड्रम है, इसमें से कोई भी एक चीज आप अपने बच्चों को सिखाएं और उसमें उनका भला होगा. जब वो किसी ऑफिस में काम करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिका में शुरू हुआ और आजकल हर जगह इंडिया में भी हो रहे हैं. They have to take big decisions. They are very stressed out. How do they take this stress out? They go into one room. There is one person there with some percussion instruments, and they sit and play. 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बजाते हैं. या कुछ नहीं है तो कीबोर्ड पे बैठ के कोई सा लगा के कोई गाता है, कुछ ये करता है. वो आधा घंटा उन लोगों का ब्रेक में दे डी-स्ट्रेस. तो म्यूजिक का ये इम्पोर्टेंस है. और म्यूजिक करने से ये तो स्थापित हुआ है कि लोगों के बड़े बड़े डिजीजेस भी क्योर हो चुके हैं. आपका स्ट्रेस निकल जाएगा. आपका जो भी कुछ अंदर ये रहता है ना कि मैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मुझे होता है, म्यूजिक विल क्योर ऑल दैट. तो बच्चों को प्लीज म्यूजिक सिखाएं. अगर ना सिखाना चाहे तो एटलीस्ट उन्हें सुनाएं म्यूजिक जितना हो सके. क्या बात है, क्या बात. खूप छान तुम्ही सांगितलेले. खूप छान प्रश्न होते हैं. खरंच खूप छान प्रश्न होता. बरं मला एक सांगा की मगाशी मी तुम्हाला विचारलं, आता ऍक्च्युली एक फरमाईश आली की तुम्ही अजून एखादी गोष्ट आमच्यासाठी प्ले करू शकाल का? हो, त्यांचं नाव आहे अभिजित. अभिजितनी सांगितलंय, विचारलंय की सर अजून काहीतरी आमच्यासाठी तुम्ही प्ले करू शकाल का? अच्छा, बघा अभिजित, तुमच्यासाठी खास. रेला म्हणजे कसं असतं की समथिंग विच इज वेरी फास्ट प्ले. तर मेरा कैसा है कि मैं जैसे मैंने बताया कि मैं अब्बा जी का जो विद्या है उसको मैं इस पे डिफाइन करने की कोशिश में तो लगा ही हुआ हूँ. लेकिन हमारे महाराष्ट्र का फोक रिदम जो है ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ. मैंने मेरा एक एल्बम में रिधुन, उसमें भी जी रे करके एक बड़ा फेमस ट्रैक है जो मुझे बहुत लोगों ने उसको सराहाया है, उसको अच्छा लगा है लोगों को, और मुझे कहा है लोगों ने कि ये ट्रैक आपका बहुत हमें पसंद आया. तो मैं महाराष्ट्र फोक रिदम से बहुत बहुत ज्यादा होता हूँ, इंस्पायर होता हूँ. तो एक है लेजिम रिदम अपना, उसको लेके मैंने एक रेला बनाया. रेला मतलब फास्ट प्लेइंग होता है, लेकिन वो ट्रेडिशनल होता है. लेकिन मैंने कैसे एक फोक रिदम को लेके उसका एक रेला बनाया. तो अपना रिदम है
बात आहे, क्या बात आहे, क्या बात आहे, क्या. अभिजित तुमच्यासाठी खास वाजवलेलं होतं, क्या बात आहे. तौफिक भाई मला विचारायचंय की म्हणजे आता तुम्ही जेम्बे बद्दल मगाशी आपण तुमच्या जो बँड होता त्याच्याबद्दल बोललो की ज्याच्यामध्ये सगळी ट्रॅश इक्विपमेंट, तर घरातले असे काही डबे शिल्लक आहेत का की जे तुम्ही वाजवलेले नाही, ज्याचा उपयोग फक्त खाण्यासाठी? पहिल्यांदा काय काय झालं की माझी बायको गीतिका, तिला खूप आवड आहे म्हणजे असं ब्रासचे सगळं घडे आणि मटके आणि काय काय सगळं कलेक्ट करून तिने ठेवलेलं आहे. तर एकदा मी मिशन काश्मीर फिल्मच्या एक गाण्यावर आम्ही काम करत होतो. शंकरने मला सांगितलं यार कुछ मटका वटका होता तो लेके आना ना. ठीक आहे. तो त्यावेळी मटका त्यांनी सांगितलं काश्मीर काय. बोला अच्छा कश्मीर है, तो ब्रास के मटके वटके लोग यूज करते हो. तो मैंने गीतिका के 2-3 मटके देखे, तो तिला न सांगता मी उचलून गेलो. कारण मला माहिती होतं, कारण मी विचारलं तर ती बोलणार नाही आता हे काय तू माझे खास आजींचे काहीतरी तिचे होते. तर मी तिथं नाही सांग, मी शी हॅड केप्ट इट. तर मी कबड उघडून मस्त बॅग मध्ये घालून घेऊन गेलो. आणि त्या गाण्यामध्ये ते रिदम मी ते घड़ा 3 घड़े होते और वो लकीली वो घड़े के सुर भी वो गाने के सुर को मैच हो गए. तो लकी थे हम लोगों का. तो वो मैं लेके गया और बाद में मैं रात को जब घर पे लेके आया तो गीतिका ने बोला इसमें क्या है. मैंने खोल के दिखा, अरे ये कभी गए. तो बोला अभी हो गया काम, पर तेरे घड़े सेफ एंड साउंड आ गए. क्या बात है. इवन मला घट्टमवरून लक्षात आलं की पंडित विक्कू विनायकराव यांच्याबरोबर पण तुमचं मी त्या साऊथ इंडियन रिदमचे जे नॉलेज आहे मी त्यांच्याकडून घेतो. क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया. कारण आई थिंक जैसे मैंने बताया आपको कि मैं हमेशा इवॉल्व होना चाहता हूँ. क्योंकि हमारे पिताजी का वही था ना कि भाई जिस दिन तुमको लगेगा कि तुमने सब सीख लिया है तो मतलब फिर वो तुम्हारे लिए वो लास्ट डे है. ऐसा कभी सोचो मत कि अभी तुमने सब कुछ सीख लिया. क्या बात है. तो मुझे साउथ का नॉलेज चाहिए था तो मैं इनके पास गया, मतलब आप मुझे सिखाई. क्या बात. आता थोडीशी गंमत करणार होत आपण. काय गंमत आहे? रॅपिड फायर प्रश्न आहे. म्हणजे काय मला गिफ्ट हॅम्पर मिळणार आहे का? नाही गिफ्ट हॅम्पर नाही, पण आम्हाला मी शुअर आहे की मला खूप छान क्वेश्चन्स मी विचारल्यानंतर तुमच्याकडून खूप छान मला आन्सर्स मिळतील त्याची. रॅपिड फायर प्रश्न आहेत. पहिला प्रश्न असा आहे की इंडियन क्लासिकल म्युझिक की फ्युजन? क्लासी फ्युजन. असं नाही क्लासी फ्युजन. ओके. दूसरा प्रश्न असा है कि तबला की जेम्बे? जेम्बे. क्या बात है. क्या लेकिन बात. इस पे जो बज रहा है वो क्या है? तबला. जे आपण मगाशी बोललो की रिदमिक लँग्वेज आणि मेरे लिए वो दोनों एक ही है. क्या बात, बहुत बढ़िया. रिधुन की बॉम्बे फिगर? डेफिनेटली रिधुन. वाह. दैट्स अ पाथ ब्रेकिंग एल्बम. और मेरे को मुझे डिफाइन किया है उस एल्बम. रिधुन बद्दल सांगा ना मला काहीतरी. रिधुन काय झालं की एक हे 98 ची गोष्ट आहे. एक माणूस आला माझ्याकडे, राजीव शर्मा म्हणून. त्यांनी सांगितलं की एक नया लेबल हम लॉन्च कर रहे हैं. तर त्याने मला माझा एक अल्बम ऐकलेला होता, कलर्स ऑफ राजस्थान. त्याला आवडलेलं होतं. तर त्यांनी बोलला की तुम्ही एक अल्बम करा आमच्यासाठी अँड वी वॉन्ट टू लॉन्च दिस, सो प्लीज विल डू इट इन अ वेरी बिग वे. एंड दे स्पॉन्सर्ड द होल एल्बम एट दैट टाइम. एंड दैट्स हाउ. मेरा कैसा था कि मेरे बहुत कम एल्बम्स हैं. बहुत से लोगों के ना 50, 60, 70 एल्बम है. मेरे इनके 5-6 होंगे बस ऐसा. क्योंकि मुझे ना एल्बम करने के लिए वो इंस्पिरेशन चाहिए. मैं ऐसे उठा के एल्बम नहीं करता. तो मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ. और 98 से काम शुरू हुआ और 99 से 2000 का यू कैन से कि मार्च के करीब जाके काम फिनिश हुआ. एंड दे नेवर, उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि जल्दी करो, आराम से करो. बिकॉज मैंने कहा देखो मुझे एल्बम करना है, मुझे जैसे करना है मुझे करने देना है. उसमें टाइम नहीं पूछना कितने दिन में होगा. मैं आपको एक ऐसा एल्बम करके दूंगा कि मतलब इट विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट. और उन्होंने मुझमें फेथ रखा. बोले ठीक है. तो उतना टाइम लगा लेकिन रिधुन आया. और रिधुन में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अब्बा जी का मेरे लिए वो मेरे ख्याल से एक आखिरी आशीर्वाद था. बिकॉज उनका हमने रिकॉर्डिंग किया जनवरी की 27th 2000 and Feb 30 passed away. So it was a very short
time, and I was sad that he was not there to see the success of Vidhun. लेकिन विधून का उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद मिळाला आणि म्हणूनच तो अल्बम आणि मला असं तुमची मेहनत मला असं वाटतं की त्यांचा हा आशीर्वाद मला होता की बाबा चल, तर वो मेरे लिए विधून एक प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ से मैं जहाँ भी हूँ आपके सामने हूँ आज. कोणीतरी विचारलंय की पाळीव प्राणी किंवा वाद्य संगीत यांच्याबाबत नोंद घेण्यासारखा एखादा अनुभव आहे का, किंवा म्हणजे रिलेटेड टू पेट लव्हर किंवा अशा पद्धतीचा त्यांनी एक प्रश्न विचारलेला आहे की पाळीव प्राणी म्हणजे माणसांबरोबरच प्राण्यांना सुद्धा म्युझिक कळतं असं म्हटलं जातं, किंवा असे अनेक व्हिडिओज सोशल मीडियावरती आहेत, तर त्याबद्दल तुमचा काही अनुभव आहे का, किंवा एखादी म्हणजे कुठलंही पेट म्हणा किंवा असा काही होता का पास्ट अनुभव? किंवा माझा तर असा अनुभव नाही आहे, पण मी ऐकलेला आहे लोकांचा. एक इसमें मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि बहुत साल पहले की बात है. हरवल्लभ म्यूजिक फेस्टिवल पंजाब में होता है, वहाँ हमारे पिताजी सोलो बजा रहे थे और लहरे पे उस्ताद सुल्तान खान साहब थे सारंगी वाले. उन्होंने ये बताया कि ऐसे हुआ, तो हमारे पिताजी सोलो बजा रहे और बजाते बजाते वो बहुत बार खो जाते थे अपने. What I feel maybe he connected, मुझे ऐसा लगता है. तो बजाते बजाते सुल्तान खान साहब ने देखा कि एक कबूतर, सफेद कबूतर, एकदम सफेद उड़ के आया और माइक के ऊपर बैठ गया, माइक के ऊपर. और पिताजी जब तक बजा रहे थे आंख बंद करके अपने उसमें थे, वो वहीं बैठा रहा. और एटलीस्ट 6-7 मिनट का होगा वो दौर, जो भी एक चीज पिताजी बजा रहे थे. और वो 6-7 मिनट के बाद जब उन्होंने धा मारी और आंख खोली तो उड़ गए. तो मुझे ऐसा लगता है कि जानवरों को भी बहुत बार, मेरा एक बड़ा अजीब नहीं बोलूंगा, बट तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आई थिंक एनिमल्स कनेक्ट टू म्यूजिक. मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है, मतलब वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरे बजाने की वजह से हुआ, बट मैं एक संकट मोचन में मेरे मित्र रोनू मजुमदार उनके साथ बजा रहा था, 1-2 साल पहले की बात है. तो संकट मोचन होता है, वो हनुमान जी का मंदिर है बनारस में. तो फुल नाइट होता है वो. तो मैं और रोनू कुछ 4 बजे के करीब बैठे हो. तो पहले तो अंधेरा था, दिखा नहीं. उसके साथ लग के कुछ वुड्स भी हैं मंदिर के साथ पूरा. तो 4 से 6:30 बजे तक हम लोग बजाए. तो जब 6 बजे ऐसा मंदिर की वॉल है पूरी, तो जब 6 बजे खत्म करके मेरे ऊपर नजर गई तो मैंने देखा सारे बंदर बैठे हुए थे. वो संकट मोचन का जो एरिया है पूरा बंदरों से भरा हुआ है, लेकिन वो अंधेरे में दिखे नहीं. वो पूरा वॉल पे बंदर ही बैठे हुए हैं. और मुझे बोला गया कि ये तो रेगुलर है, ऐसे आके बैठते हैं और वो कुछ नहीं करते हैं, दीवार पे बैठ जाते हैं. और कुछ ऑडियंस में नहीं आती, ऑडियंस नीचे बैठी हुई है, तो दीवार पे सारे बंदर बैठे. तो मुझे लगता है कि यस, एनिमल्स आल्सो कनेक्ट टू म्यूजिक. कहीं ना कहीं उन्हें ये सब संगीत में वो तासीर है, उसमें वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ है कि पत्थर को पिघला दिया है और आग लगा दी है और बारिश आ गई गाने से. ये एक फिनोमेना है कि जो होता है और हो चुका है. और एक छोटा सा एग्जांपल बोलूंगा, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं जेवियर्स में था तो पंडित जसराज जी का गाना हमारे IMG में हुआ, कॉलेज हॉल में बैठक में. तो मैं अपना लास्ट लेक्चर खत्म करके जल्दी आया नीचे, तो दोपहर में होते थे कॉन्सर्ट. तो आई नो कि उस वक्त मई का महीना था, बट बारिश के आसार तो ऐसे नहीं थे, तो जैसे खास नहीं थे. बट पंडित जी कुछ मधार का ही प्रकार गा रहे थे. तो मैं लेट आया, तो मैं लास्ट ही था, तो मैं ऐसा डोर के पास बैठ गया. और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, प्लीज आप इस पे विश्वास करें या ना करें, मेरा हुआ है कि उनके गाने के आधे घंटे बाद, 30-35 मिनट बाद गाना चल रहा है उनका अंदर, और थोड़ा थोड़ा पीछे मेरे ऊपर कुछ बूंदे पड़ने लगी. बिकॉज वो डोर के साथ में ही हमारा वो डोर जहाँ खत्म होती है वहाँ हमारा वो क्वाड्रेंगल है जेवियर्स का. और मैं देख रहा हूँ पानी का सीन गिर रहा. मैंने पीछे देखा तो थोड़ी हल्की सी बारिश हो रही थी.
ना ये उनके गाने का असर है या ना है वह नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके सुर ऐसे लगे हैं, ऐसे निकले हैं कि वो कनेक्ट हुआ है जाके। और मुझे लगता है कि उस वजह से जब हम सुनते हैं कि तानसेन के गाने से बारिश होती थी, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उनके गाने से, पंडित जसराज जी के गाने से मुझे बूंदाबांदी पीछे दिखाई दी, तो इसमें कुछ तो असर है, बिल्कुल है सर। क्या बात है सर। तुमचा स्टुडंट केयूर बर्वेने सांगितलंय, आय एम ग्लॅड टू सी यू सर ऑन फेसबुक लाईव्ह. आय एम ऑल्सो ग्लॅड टू सी यू अँड वी विल मिस यू टुमॉरो व्हेन यू आर नॉट देअर. सर स्वानंद काणे यांनी विचारलं, म्हणजे मगाशी तुम्ही तुमचे गुरुबंधू त्यांचं नाव घेतलं, काणे श्याम काणे. सो त्यांच्याबद्दल त्यांचे जे रिलेटिव्ह आहेत ना त्यांचा बहुतेक उद्धरण आहे, त्यांनी विचारलंय की त्रिसतजती विषयी तुम्हाला काही वाजवता येईल का? काय तिसरं जाती मध्ये. अच्छा, त्याच्याबद्दल काही वाजवता येईल का? मी गरबा वाजवू का? तो पण तिसऱ्या जातीचाच आहे. चला आता ओके. पिताजी का एक कायदा है, धातीकडे देत घेणं धाती घेणं, धातीकडे देत घेणं देणं घेणं, धातीकडे देत घेणं ताती घेणं, धातीकडे देत घेणं देणं घेणं. ये जाति मतलब अपना जिसको हम लोग 3 का अंग बोलते हैं, त्रिसतजती. तो वो मतलब अभी इसमें गरबा भी आता है. बहुत बढ़िया. सर अमृता ढवळे हिने एक प्रश्न विचारलाय की वेअर डू यू फाइंड ऑल द इन्स्पिरेशन? तुम्ही इन्स्पिरेशन तुम्हाला कुठून येतं, कशातून? कुठेही मिळतं इन्स्पिरेशन. मी आधी पण एकदा सांगितलं होतं की इन्स्पिरेशन मेरे पिताजी कहते थे ना सब जगह है. एकदा मी एक छोटासा गावात माझा सोलो होता, खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तर मी गेलो तिकडे, तर तिकडे म्हणजे कार्यक्रम झाला आणि अभिनेत्याने सांगितलं चला आता इथं जेवण झाला की इथे गेस्ट हाऊस मध्ये तुमची सोय केली राहायला, तर तुम्हाला घेऊन जातो तिकडे. तर मी माझ्याबरोबर लहरेवाला होता, कोण मी विसरलो पुण्याचा. तर मी गेलो तिकडे आणि तो गेस्ट हाऊस म्हणजे तिकडे इलेक्ट्रिसिटी नव्हती, कारण लाईट गेला होता. तो काहीतरी असं म्हणजे रामसे ब्रदर्सचाच गेस्ट हाऊस दिसत. तर तिकडे लाईट नाही, काही नाही. आता तो बोलला की जे कोण होता तिकडे केअरटेकर बोला सर कॅन्डल तुमच्या रूम मध्ये लावली आहे, बाथरूम मध्ये लावली आहे, हे पण घ्या आणि टॉर्च पण घ्या, मला ते रूम मध्ये लागलं. तर मी गेलो. आता इलेक्ट्रिसिटी नाही तर पंखा पण नाही, एसी तर विसरून जा. तर मी बेडवर झोपायचा जेव्हा प्रयत्न करत होतो, मच्छर आले. मच्छर तेरे आलं आणि ते कानात असं फिर उठ के बैठ गया. अरे यार नींद आ रही. 1-1.5 घंटे के बाद मैं बोला यार अभी क्या करें, चलो कुछ काम करते हैं. मी काय केलं, जेव्हा मच्छर आला ना, आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट इसका सुर क्या है. क्या बात है. तो आया ये सुर है, क्या होगा ये साग मेरा, ये होगा तो क्या बनेगा. मैं उसमें मेरा दिमाग गुजर रहा हूँ. फिर अरे ये सुर होगा, ये ऐसा करते करते मुझे नींद आ गई. फिर मच्छर काटेगा क्या, कुछ नहीं ना, डरने का. अभी एक बार नींद आ गई तो जो भी कर. लेकिन मेरे लिए इंस्पिरेशन तो ये साउंड जो है ना, मैंने मेरे एल्बम रिधुन में भी यूज किया है. जो मैंने एक पीस किया है नथिंग बट वॉइस, जिसमें उस गाने में आपको देखिए रिधुन पे आप जाइए यूट्यूब पे, इसको यूट्यूब का इसको आप जाके सुनिएगा. इसमें हर एक साउंड या तो शंकर महादेवन जी की आवाज में या मेरी आवाज में, इसमें बीट बॉक्सिंग है, सब है. इसमें एक जगह आती है जहाँ मैंने ये साउंड यूज किया.
तो ये मच्छर से मुझे आवाज मिली है। क्या बात तो मेरे लिए इंस्पिरेशन हर जगह है, कचरे के डब्बे में है, मच्छर में है। हाँ, मेरे पिताजी तो सबसे बड़े इंस्पिरेशन है। क्या बात। और उससे ऊपर जो एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है वो मेरा मालिक है। वाह। सर मगाशी आपली रॅपिड फायर राहिली होती, हो हो, त्यांनी आपण समअप करूया. जरूर. कंपोजर की पर्कशनिस्ट? पर्कशनिस्ट. पर्कशनिस्ट. क्या बात. आता महत्वाचा प्रश्न, झाकीर भाई हे तुम्हाला मोठे भाऊ म्हणून जास्त जवळचे वाटतात की तबला प्लेयर म्हणून जास्त जवळचे वाटतात? मोठे भाऊ. वाह वाह. एखादा छोटासा किस्सा सांगता येईल कुठला तरी त्यांच्याबद्दल, झाकीर भाईंबद्दल आणि तुमचा? झाकीर भाई माझा किस्सा म्हणजे किंवा तुमच्या बॉन्डिंग बद्दल? बॉन्डिंग त्यांच्याबरोबर खूप बॉन्डिंग असते जेव्हा तिकडे येतात, इथे येतात इंडियामध्ये. आणि वो बड़े भाई तो हैं, एक पिता समान है, और उनके साथ उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज भी किया म्यूजिक में. एक छोटा सा किस्सा, मैं बचपन में हम लोग माहिम में रहते थे तो पीछे दरिया था, तो वहाँ खेल रहा था. तो भर्ती जब निकल जाती है ना तो यू कैन वॉक इन साइड. मैं अपना बच्चा छोटा 3-4 साल का होगा, और मैं अंदर निकल गया, और वो जो पत्थर पे रहता है ना शार्प, वो जो दरिया के अंदर जो शार्प स्टोन होते हैं, वो मुझे यहाँ लग गया, घुस गया, बहुत ब्लीडिंग. तो किसी ने जाके झाकीर भाई को बोला, वो उधर साइड पे क्रिकेट खेल रहे हो, बोले अरे तौफीक को लग गया है, बोले इधर. तो आए भाग के आके देखा इतना खून, तो मुझे उठा के लेके भागे वो टू द डॉक्टर. मुझे अभी भी याद है, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट उनका शर्ट वर्ट सब खून से, और मेरे पैर से खून गिर रहा था इधर. तो वो लेके भागे डॉक्टर के पास. ये मुझे याद है कि उनका एक पिता समान, एक हमेशा प्रोटेक्टिव रहना हमारे मेरे साथ में, और एक गुरु समान है, इंस्पिरेशन है. मैं कहता हूँ कि मुझे झाकीर भाई के 10 अवतार ना मुझे इस जन्म में उनके मिल गए. भाई, इंस्पिरेशन, गुरु, बंधु, कलीग, ऐसे उनके 10 अवतार. लोग बोलते हैं ना कि इंसान के 10 अवतार होते हैं, मुझे वो 10 अवतार उनके इस जन्म में मिल गए. पुढचा प्रश्न, स्टेज शोज की स्टुडिओ रेकॉर्डिंग? स्टेज शोज हमेशा, क्योंकि क्या होता है ना, स्टेज शो मध्ये तुम्हाला तेव्हाच कळतं की काय ऑडियन्सला आवडलंय की नाही आवडलं. देयर इज नो रिटेक ऑन दिस वन. देयर इज नो रिटेक. इट्स लाइक देन एंड देयर. Yeah. आइदर यू या तो आ रहे या तो पार. दामिनी, जब भी मेट, भाग मिल्खा भाग, दिल चाहता है, बुलबुले, याच्यातलं तुम्हाला आवडलेलं सगळ्यात बेस्ट अरेंजिंग कोणतं? दामिनी तर माझं म्युझिक नाही आहे, ते वनराज भाटियाचं आहे. सो आई वॉज वन ऑफ द म्यूजिशियंस, और इन सब में सब म्यूजिक डायरेक्टर्स तो कोई और ही थे. लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भूल भुलैया का जो मेरे ढोलना वो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो एक क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग है. और ऐसे टाइम में वो क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग आया कि जब देयर वाज ऑल दीज आइटम नंबर्स हैपनिंग और ये सब हो रहा था, और उसमें ये जो डांस का गाना इतना फेमस हो जाना कि हर डांस शो पे वो दिख रहा है, हर जगह पे वो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि उसमें रिदम का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है. डेफिनेटली मेरे ढोलना फ्रॉम बुलबुल. शेवटचा प्रश्न, ए.आर. रहमान की शंकर महादेवन? शंकर महादेवन, बिकॉज मैंने रहमान सर के साथ काम किया है, लेकिन बहुत कम किया है. शंकर के साथ इसलिए भी क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना मित्र है. ओके. तुम्हाला एक खास किस्सा सांगतो माझ्या आणि शंकरचा. काय झालं की एकदा आम्ही दुबईला गेलो कार्यक्रमासाठी, खूप पूर्वी, जेव्हा शंकर महादेवन नव्हता. ओके ओके. म्हणजे यूज टू सिंग फॉर फ्युजन अँड आय वॉज प्लेइंग परकशन. तर आम्हाला ना ऑर्गनायझरनी ना मॅरिएट हॉटेलमध्ये, म्हणजे आय एम टॉकिंग अबाउट अर्ली इन द 90s, आम्हाला मॅरिएट म्हणजे अरे वाव. आणि तिकडे काय होता की 30-35 वाल्याची बिल्डिंग होती, आणि उसका जो एलिवेटर था ना वो फुल ग्लास एनकेस, और वो ऊपर जाना नीचे आना तो पूरा व्यू दिखता था. तो हम लोग का रूम था 15वां माले पे. तो हम लोग 15वां माले से हम लोग दोनों रूम शेयर कर रहे थे. तो नीचे आने के लिए वो लिफ्ट लेके पहले हम लोग 35 पे जाते थे, और फिर ऑल द वे नीचे आते थे, और फिर जाते वक्त भी पहले 35 पे जाते थे, फिर 15 पे आते थे. मतलब हम लोग के लिए वो ऐसा था कि अरे वाह यार कमाल है यार, यहाँ से व्यू क्या है. तो आई थिंक शंकर के साथ ऐसा मेरा कनेक्शन है ना कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इसलिए इफ यू आस्क मी बिटवीन ए.आर. रहमान एंड शंकर महादेवन, ऑब्वियसली शंकर महादेवन. क्या बात.
तौफिक भाई, खरंच खूप बरं वाटलं, खूप मजा आली आज तुमच्याशी गप्पा मारून. आणि खूप खूप धन्यवाद तुझा आणि नाही हो सर, स्मृती गंधाचे जेवढे लोक आहेत त्याच्या मी खूप खूप आभारी आहे की मला ही संधी दिली. मी लोकांबरोबर माझे जे काही मला जे अब्बाजींकडून मिळाले हैं आणि जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ कीजिए. थँक्यू सो मच, थँक्यू व्हेरी मच.